नमस्ते मित्रों, मेरा नाम राजू गुप्ता है। मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के विधि विभाग का छात्र हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि नई शिक्षा नीति के क्या लाभ और क्या हानियाँ हैं। मैं उसे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके लाभ क्या हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्या कहते हैं कि अब कक्षा 5 के कक्षा 5 से ही सभी को उनकी मातृभाषा, उनके रीजनल क्षेत्रीय भाषा में है प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। दूसरी विशेषता यह है कि पूरे देश में सभी कॉलेजों में समान विषय और समान पाठ्यक्रम होगा। सभी में सिलेबस समान होंगे, सभी पाठ्यक्रम भी समान होंगे। तीसरी विशेषता है कि अब छात्रों को छठी क्लास से इंटर्नशिप में शामिल हो सकते हैं। उसे अब व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा। अब जो विद्यार्थी वोकेशनल कोई कोर्स करता है जिसमें वो सिलाई कैसे होती है, बढ़ई का काम कैसे होता है, इंजीनियरिंग कैसे होता है, मतलब छोटे छोटे से टॉर्च वगैरह बनाने का क्या है, वो इंटर्नशिप करने लगेंगे। व्यवहारिक ज्ञान उसे प्रैक्टिकली, और बच्चे को इसी चीज़ में तो इंटरेस्ट भी आती थी। और चौथी विशेषता है कि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा को मुख्य धारा में लाया गया है। इसमें संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए मुख्य धारा में जो कि हमें भारत का विरासत है संस्कृत भाषा, इसे शामिल किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। कक्षा 6 से व्यावसायिक विषयों को पढ़ाया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि व्यावसायिक विषय में जैसे कि बढ़ई का काम कैसे होता है, सिलाई का काम कैसे होता है, खाना कैसे बनते हैं, मतलब इस तरीके का जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, फर्स्ट एड कैसे होता है, इस तरीके का व्यवहारिक ज्ञान बच्चे को 6ठी क्लास से ही दी जाएगी। कक्षा 6 में एक जो और नई व्यवस्था आज आधुनिक विश्व में तकनीकी मामले में शिक्षा व्यवस्थित जो ऐड किया गया, बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो कि कंप्यूटर कोडिंग व्यवस्था की गई है। कोडिंग पे आजकल इसका बहुत आज के डिमांड में बहुत डिमांड है, इसलिए इसे ऐड किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एक आम परीक्षा आयोजित करेगी, जिससे इस परीक्षा में पूरे देश के यूनिवर्सिटी में बच्चे कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा। ठीक है। इसमें एक और भी विशेषता है कि इसमें मल्टीपल एग्जिट सिस्टम अपनाई गई, जिसमें आज के यदि किसी विद्यार्थी को इंजीनियरिंग कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है, उसे इंटरेस्ट नहीं है, अब इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता है, वो छोड़ करके दूसरे अन्य सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकता है अब, और उसे जितने वर्ष तक वो ग्रेजुएशन किया है इंजीनियरिंग, उससे उसका डिग्री दिया जाएगा। और वो अब जो दूसरे सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करेगा उसे वहाँ कर सकता है ग्रेजुएशन। और सब एक और विशेषता यह है कि इसमें स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है। जैसे कि 10th के बाद बच्चे आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस लेते थे, अब ऐसा नहीं है। अब जो इंटरेस्ट जिसमें बच्चा की रुचि होगी वही वो लेंगे और उसी में पढ़ाई करेंगे, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। और विशेषता ये है इसमें दुनिया भर के 100 टॉप 10 दुनिया भर के 100 प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी के जो अच्छे रैंक के है उसे भारत में ब्रांच खोलने के लिए अनुमति दी गई है, जो कि एक अच्छा कदम है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जीडीपी का 6% अब खर्च किया जाएगा। पहले इस पर 3% ही खत्म किया जाएगा, अब डायरेक्ट इसकी डबल कर दी गई है, अब 6%, जिससे कि आर्थिक निवेश पर। अब इसके डिमेरिट्स पर, इसके अवगुण पर देखते हैं कि क्या इसका अवगुण है। सबसे पहले यह कि इसमें स्थानीय भाषा को बढ़ाया गया है, जो कि अच्छी बात है। प्रारंभिक शिक्षा देनी चाहिए उसकी क्षेत्रीय भाषा में, परंतु जो बच्चा समझिए कि मध्य प्रदेश का बच्चा है, उसे हिंदी जानते हैं, या फिर बिहार का बच्चा जो भोजपुरी में उसके पढ़ाया गया है, अब उसके पिताजी का यदि किसी की नौकरी बस पंजाब में पोस्टिंग को, जहाँ पंजाबी भाषा में पढ़ाई जाती है, तो वहाँ तो वो बच्चों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक डिमेरिट है। दूसरी डिमेरिट ये है कि इसमें फॉरेन लैंग्वेज जो सीखने की व्यवस्था की गई है, इसमें चाइनीज़ भाषा को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उस वक्त चाइना से भारत का तकरार चल रहा था, इसलिए उसके चाइनीज़ भाषा भंडारनी जो है वो शामिल नहीं किया गया है। और हमें ऐसा लगता है कि ये शामिल करनी चाहिए, क्योंकि हमें यदि तकनीकी ज्ञान या व्यापारिक संबंध स्थापित करनी है चाइना से, तो हमें ये चीज़ को, इस लैंग्वेज को अपनाना चाहिए। धन्यवाद।